बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपके लिए साइंस का टीचर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी साइंस की बुक से बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देखिए इसको बेसिकली आप समझने की ऐसी कोशिश करें कि आप जब 6, 7, 8 पढ़ के आए हैं तो आपको सेल का एक लगभग एलिमेंट्री आइडिया दिमाग में होगा। सेल एक्चुअली क्या होती है, सेल काम कैसे करती है, इसके बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा जरूर आपको। लेकिन हम सबको रिवाइज करते हैं और सेल की एक स्टार्टिंग करते हैं, जिससे आप सेल का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाए, विच विल मेक बायोलॉजी फॉर यू इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। एक्चुअली सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए सेल का। तो सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं कि आपका जो लाइफ फॉर्म्स है उस लाइफ का बेसिक यूनिट भी कहलाता है ये, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। व्हाई इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो सेल के डेफिनेशन में आप ये दो वर्ड शामिल कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। आपसे कोई पूछे अगर कि व्हाट इज सेल, तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल। सेल नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। चलिए इन दोनों शब्दों को क्लियर कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मतलब है और फंक्शनल यूनिट से क्या मतलब है। आप जितने भी लिविंग बीइंग्स को देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर वो एनिमल्स हों या कोई भी और जो एनिमल्स आपके नॉलेज में हैं, वो सभी एनिमल्स जो कि लिविंग नेचर के हैं या सभी प्लांट्स जो कि लिविंग नेचर के हैं, इन सभी प्लांट्स और एनिमल्स में जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है या जो उनके चाहे ऑर्गन्स हों, मल्टीसेलुलर अगर एनिमल्स हैं लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स, हम आपसे ही कंपैरिजन करते हैं क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा ठीक से समझते होंगे। तो आपकी जो बॉडी है वो जनरली तमाम सारे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जो कहलाता है, यानी कि आपकी योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। और जब तमाम सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी को बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो योर बॉडी एंड माई बॉडी टू इज नथिंग बट द ऑर्गन सिस्टम। हमारा शरीर हो चाहे आपका शरीर हो, ये वास्तविकता में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। कई सारे ऑर्गन्स मिलके ये पूरे एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो नाउ वी नीड टू जस्टिफाई कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट, बिकॉज हमारे जो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। वो किसके बने होते हैं, वो सेल के बने होते हैं। चाहे आपके बॉडी का हार्ट हो, लीवर हो, लंग्स हो या कोई भी और बॉडी का ऑर्गन हो, वो सारे के सारे ऑर्गन्स किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या कहलाती है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है। तो अब एक बात क्लियर हो गई होगी आपको कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो या पूरी होलसम बॉडी ही क्यों ना हो, वो सब किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। अनदर क्वेश्चन राइजेस, व्हाई इज दिस कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट? क्योंकि आपकी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं या हम लोगों की बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन एक्चुअली जो काम करते हैं, वो काम ऑर्गन के बजाय हम ये कह सकते हैं उस ऑर्गन को बनाने वाली सेल करती है। जैसे ऐसे समझिए कि आपकी आंखें अगर देखने का काम करती हैं, तो एक्चुअली द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई आर रिस्पॉन्सिबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। आंखों को बनाने वाली जो सेल होंगी वो सेल देखने का काम करती हैं। आंखें तो देखती हैं, हम कह सकते हैं कि हम देखने का काम किससे करते हैं, भाई आंखों से देखते हैं। कान से क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। टंग से क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। या डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन सबके कोई ना कोई फंक्शन होते हैं। तो वो फंक्शन जो ऑर्गन कर रहा होता है, एक्चुअली वो फंक्शन उस ऑर्गन को बनाने वाली सेल कर रही होती है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट टू। सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है एंड सेल फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि बॉडी जो भी फंक्शन करती है वो फंक्शन सेल का ही होता है। बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो स्ट्रक्चर सेल से मिलके बने हुए हैं। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इट इज मोर लाइकली दैट योर हाउस इज मेड अप ऑफ मैनी ब्रिक्स। आपका जो घर है वो कई सारी ईंटों से बना हुआ है। उसी तरह से आपका जो शरीर है वो भी तमाम सारी छोटी यूनिट से मिलके बना है।
बस हम फर्क ये है कि हाउस को बनाने वाली यूनिट को ब्रिक कहते हैं और आपकी बॉडी को बनाने वाली यूनिट को सेल कहते हैं। तो दिस वे वी कैन से ऑल द बॉडीज ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। वो सभी के सभी जो लिविंग बींग हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। तो नाउ आई गेस the definition of the cell is clear and justified. Basic unit of life and the structural and functional unit of life is cell. जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ, और सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है। अब बात ये आती है कि शुरुआत जो साइंस की हो रही थी या हम लोग साइंटिफिक इनोवेशन में जो मैनकाइंड अप्रोच कर रहे थे, उस साइंटिफिक अप्रोच की जो शुरुआत होती है, ये कहानी सेल के बारे में शुरू होती है 1665 से। कहाँ से शुरू होती है? द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम 1665 बाय द नेम रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट मान लीजिए, क्या नाम है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की स्लाइस करके, कॉर्क का फाइन स्लाइस किया, कॉर्क की स्लाइस का फाइन सेक्शन करके उसमें एक ऑब्जर्वेशन किया कि कुछ हेक्सागोनल ऐसे कंपार्टमेंट थे लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, राइट? जैसे इस तरह से हेक्सागोनल जो कंपार्टमेंट हैं, तो कॉर्क की स्लाइस में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इस तरह से देखा उनको। तो जिन कंपार्टमेंट को जो उसने इस तरह से हेक्सागोनल कंपार्टमेंट देखे, इन हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स को दीज कंपार्टमेंट्स बाय द रॉबर्ट हुक वर कॉल्ड सेल। इन्हीं कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। तो इस तरह से हम रॉबर्ट हुक को इस डिस्कवरी के लिए या इस खोज के लिए हम उनको किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो रॉबर्ट हुक इज देयरफॉर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड ही डिड दिस इन 1665। तो डिस्कवरी ऑफ द सेल टू स्टार्ट्स फ्रॉम 1665। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए टाइम टू टाइम, उन्होंने अलग अलग प्रकार की रिसर्च के द्वारा अलग अलग तरह की खोजें की। हम उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल में हुआ क्या कि सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल, यहाँ इन्होंने ये कॉर्क में जो डिस्कवर किया, इट वाज व्हाट द डेड सेल। ये कैसी थी? ये सारी की सारी डेड सेल थी। कॉर्क एक डेड पार्ट होता है टिश्यू का, जिसका सेक्शन काटने पे इस तरह से हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे। लेकिन रॉबर्ट हुक के बाद एंटनी वॉन लीवेनहुक ने, he was born actually Anthony von Leeuwenhoek born 1632 and died in 1723। लेकिन इसी बीच में उन्होंने क्या किया कि 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहुक ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड द फर्स्ट लिविंग सेल। सबसे पहली लिविंग सेल को एंटनी वॉन लीवेनहुक ने कब? 1674 में ऑब्जर्व किया, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्वेशन में लेके आया। दैट्स व्हाई एंटनी वॉन लीवेनहुक इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। इसलिए इनको क्या हम कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको किया डिस्कवर, और माइक्रोस्कोप भी इनका ही बनाया हुआ था। तो इसलिए एंटनी वॉन लीवेनहुक इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। एंड नाउ इन व्हाट हैपेंड इन 1831, 1831 में क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे से ऐसे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर देखे। इन सेल के अंदर प्रेजेंट इन लिविंग सेल में ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को रॉबर्ट ब्राउन कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने क्या है? ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे। इन हर कंपार्टमेंट्स में रॉबर्ट ब्राउन ने छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, जिसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस नाम दिया गया। नाउ मीनवाइल व्हाट हैपेंड? 1831 के बाद जो बात स्टार्ट हुई 1839 में, परकिंजे एक्चुअली फाउंड आउट fluid material in this cell and this was called as protoplasm। इसके अंदर जो भी fluid material ऑब्जर्व किया गया, this fluid material was called protoplasm। इसको क्या नाम दिया उन्होंने? प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म इज द constituent of the cell which is called the physical basis of life। प्रोटोप्लाज्म को हम physical basis of life भी कहते हैं, क्योंकि बगैर प्रोटोप्लाज्म के अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ना हो तो जीवन की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रोटोप्लाज्म कितने इंपॉर्टेंट काम करता है। जब ये चैप्टर आगे रिदम में जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट मैनी फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय प्रोटोप्लाज्म। तो अभी हम केवल डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि परकिंजे gave the term protoplasm in 1839 and now in 1838 meanwhile two scientists came together in the alteration of 1 year, Swan and Schleiden। Swan in 1839 and 1838 Schleiden, these two scientists came and gave and postulated some facts about the cell
बाय द नेम सेल थ्योरी। किस नाम से? सेल थ्योरी के नाम से स्वान एंड स्लाइडेन ने कुछ सेल के बारे में कॉन्सेप्ट्स दिए, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो in 1838 and 39 cell theory was proposed by Swan and Sliding. This cell theory was later on modified by Rudolf Virchow and proposed modern cell theory in 1855. 1855 में मॉडर्न सेल थ्योरी सामने आई। ये जो भी थ्योरीज जनरली जो आती हैं वो उस टाइम के कंटेम्प्रेरीज आए होते हैं, उन्होंने जो भी रिसर्च और जो भी इनोवेशन किया होता है उन सब के फैक्ट्स को मिला जुला के शामिल करके थ्योरी के फॉर्म में पॉस्टुलेट्स तैयार कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो फैक्ट्स थे सेल थ्योरी के नाम से स्वान एंड स्लाइडेन ने प्रपोज किए एंड लेटर ऑन द थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855 एंड इन 1940 में जो नॉल एंड रसुगा ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। पहले सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइनली 1931 में नॉल एंड रसुगा ने इसको डेवलप किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एंड इट वाज फिनिश्ड एंड फाइनलाइज्ड इन 1940 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने आ जाने के बाद जो सेल की डिस्कवरीज हुई, सेल के इनसाइड जो डिस्कवरीज हुई, तमाम सारे सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरीज हुई, उसने सेल के सारे जो रहस्य थे वो खोल के रख दिए। लेकिन इस टाइम तक क्या फॉर्मेशन हो चुका था? सेल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। तो सेल थ्योरी जो प्रपोज की गई बेटा वो किसने प्रपोज की? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्वान एंड स्लाइडेन। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्वान एंड स्लाइडेन। द थ्योरी कंसिस्ट्स ऑफ मेनली 2 पॉइंट्स। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल थ्योरी में वो क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन के फॉर्म में एक टर्म आया कि सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कि इट इज बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहलाती है। तो ये पॉइंट जो है क्या है? सेल थ्योरी का मेन पॉइंट है कि सेल इज व्हाट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। एट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि all living beings are made up of cell। ये जो पॉइंट है these are the major points of the cell theory. The points were formulated and postulated by Swan and Sliding. Later on in 1855 Rudolf Virchow gave the modified cell theory. इसी टाइम पे कौन? रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज किया। और मॉडर्न सेल थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया उन्होंने और क्या कहा? ओमनिस सेलुलाe सेलुली। क्या टर्म दिया? ओमनिस सेलुलाe सेलुली, सेलुलाe सेलुली। ये टर्म जो है रुडोल्फ विर्चो ने ऐड कर दिया सेल थ्योरी के साथ में। एक टर्म उन्होंने जो है ऐड किया ओमनिस सेलुलाe सेलुली। The meaning of saying omnis cellulae celluli was कि all living organisms are produced from pre-existing organism, या all the cells are produced from pre-existing cells. Cells are produced from pre-existing cell। तो meaning of pre-existing का मतलब क्या होगा? वो सारी सेल जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्री एग्जिस्ट कहते हैं। पहले से ही जो सेल है उसी सेल से सेल प्रोड्यूस हो सकती है। क्यों? अब ऐसी बात क्यों आई कहने की? क्योंकि जब तक ये बात नहीं कही गई थी रुडोल्फ विर्चो ने कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका कहने का मतलब ये कि लाइफ कैन बी फॉर्म फ्रॉम ओनली लाइफ। बिकॉज उस टाइम पे जो मान्यताएं थी कैथलिक्स में या और भी जो रिलीजन्स थे वो अलग अलग तरह से इस बात का एक्सप्लेनेशन करते थे कि भाई लाइफ कैसे अस्तित्व में आती है। तो बहुत सारे उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरीज थे उनका ये मानना था कि सेल नॉन लिविंग मटेरियल से भी पैदा हो सकती है, यानी कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ प्रोड्यूस हो सकती है, ये मान्यता उस टाइम में थी। तो इस बात को कैंसिल करने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने एक पॉइंट ऐड किया सेल थ्योरी में कि सेल कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं, जो पहले से ही विद्यमान सेल हैं, वही सेल नई सेल को पैदा कर सकती हैं।
तो ये बायोजेनेटिक थ्योरी को इस तरह से धक्का लगा, क्योंकि तमाम सारे ऐसे रिलीजन हैं जो अलग अलग तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि व्हाट आर द लाइफ फॉर्म्स एंड हाउ आर द लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड। जो लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं और लाइफ फॉर्म्स क्या होते हैं, इस सब की जानकारी हमें स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, तमाम सारी जो बुक्स हैं उनके माध्यम से जो है मिलती रही है। लेकिन जब ये साइंटिफिक इनोवेशन हुआ तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय रुडोल्फ विर्चो इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। यहाँ तक बेटा जब इतनी बात हुई तो सेल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई देखने में, ये कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर आइदर यूनिसेलुलर, वो या तो एक सेल के बने होते हैं या फिर मल्टी सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं या फिर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। एवोल्यूशन रिवील्स दैट इनिशियल लाइफ फॉर्म which came on the earth was unicellular। जो सबसे पहले जीवन प्लैनेट पे अस्तित्व में आया उस टाइम पे लाइफ इसमें यूनिसेलुलर फॉर्म में थी। तो सवाल ये आता है कि क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि यूनिसेलुलर से लाइफ मल्टी सेलुलर हो गई, यानी कि ऐसी लाइफ हो गई जो कई सारे सेल से मिलके बनी हुई थी। तो यानी कि दो तरह के अब लाइफ फॉर्म्स हो गए इस तरह से, एक ऐसा लाइफ फॉर्म जो एक सेल से मिलके बना है और एक ऐसा लाइफ फॉर्म जो कई सारी सेल से मिलकर बना है। तो एक सेल से बना हुआ लाइफ फॉर्म यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म है और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे लाइफ फॉर्म्स जो कई सारे सेल के बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या ये फिनोमेनन जो होती है दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलैरिटी। नाउ वी आर ऑन द वर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ द स्टोरी बिगिन फ्रॉम यूनिसेलुलैरिटी ऑफ लाइफ टू मल्टी सेलुलैरिटी ऑफ लाइफ। कि लाइफ का जो यूनिसेलुलर फॉर्म है वो मल्टी सेलुलर में कैसे चेंज हो गया होगा। सी, अगर चेंज हुआ तो आप ये समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल से अगर हम आपको बताना चाहें कि अगर कोई भी लाइफ फॉर्म या कोई भी रेस या कोई भी आबादी अगर एक ग्रेव कंपटीशन से होके गुजरती है, एक भयानक कंपटीशन स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर किसी को, तो उस स्ट्रगल में जीतने के लिए उन लाइफ फॉर्म्स को एसोसिएशन बनाने पड़े होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रेस है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाए, बहुत ज़्यादा उसको कंपटीशन फेस करना पड़े या बहुत लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाए, तो वो सब एक ग्रुप बनाने लग जाएंगे, झुंड बनाने लग जाएंगे। और जब झुंड बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली जीवन को चलाने के लिए ये ज़रूरी था कि सिंगल सेल अलोन कुड नॉट सर्वाइव टू मच, बहुत अच्छे से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन व्हाट हैपेंड कि ऑल द सेल्स केम इनटू एसोसिएशन एंड द मल्टी सेलुलैरिटी स्टार्टेड। कई सारी सेल्स जब आपस में ग्रुप में आए तो फिर मल्टी सेलुलैरिटी शुरू हुई। तो यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म जो है वो किस में चेंज हो गई, मल्टी सेलुलर लाइफ में चेंज हो गई। बट एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने की ये भी है, तो जो यूनिसेलुलर लाइफ थी जहाँ सिंगल सेल थी वहाँ अब उसके बजाय क्या होने लगी थी, तमाम सारी जो है सेल इकट्ठी होने लगी थी। तो दिस वाज कॉल्ड द मल्टी सेलुलर स्टेट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का क्या है, मल्टी सेलुलर स्टेट है। तो अभी क्या था, जब यूनिसेलुलर लाइफ थी तो सारे जो काम होते थे सेल के जिंदा रहने के लिए वो सभी एक ही सेल में पूरे होते थे। किसमें होते थे, सभी एक ही सेल में। मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड व्हाटएवर लाइफ प्रोसेसेस आर रिस्पांसिबल टू मेंटेन द वाइटैलिटी ऑफ लाइफ, वो सब किसमें हो रहे थे, एक ही सेल के अंदर हो रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब मल्टी सेलुलर लाइफ हुई तो अब जो काम जरूरी था वो ये था कि काम को बांट लिया जाए। क्योंकि अगर सब लोग, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो अब वो 11 खिलाड़ी सब एक ही जैसा काम करने लगे कि सबके सब फील्डर अच्छे हों बट बैटिंग कोई ना कर पाता हो, या सबके बैट्समैन अच्छे हों वो बॉलिंग ना कर पाते हों, या सब बॉलिंग करते हों कोई बैटिंग ना कर पाता हो। तो अगर ऐसा टीम बनेगी तो निश्चित रूप से वो टीम हार जाएगी, स्ट्रगल में वो हार जाएगी। तो जरूरी ये है कि सबको अपना काम बांट लेना पड़ेगा कि भाई कौन ऐसा होगा जो बैटिंग अच्छी करेगा, कौन ऐसा होगा जो बॉलिंग अच्छी करेगा, कौन फील्डिंग करेंगे, कौन ऑलराउंडर होंगे। इस तरह से काम को बांट लेना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू मेक अ सक्सेसफुल टीम मैनेजमेंट करने के लिए ये जरूरी है। तो इसी तरह से यहाँ भी जरूरी था कि जब लाइफ कई सारी सेल में कन्वर्ट हुई, मल्टी सेलुलर लाइफ स्टार्ट हुई, तो नाउ इट वाज कंपल्सरी दैट द सेल मस्ट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या शुरू हो गया, स्टार्टेड द डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, काम का बंटवारा कर देना, है ना। क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ
लेबर कहलाता है। तो मल्टी सेलुलर जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ काम का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबर है, बट यूनिसेलुलर लाइफ में आपको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखेगा। जैसे आपके बॉडी में जो काम लंग्स का है वो काम हार्ट नहीं करेगा, और जो काम हार्ट का है वो काम किडनी नहीं करेगी, और जो काम किडनी का है वो काम कोई दूसरा बॉडी ऑर्गन नहीं करेगा। तो ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड नो ऑर्गन इज इंटरेस्टेड टू इंटरफियर इन द फंक्शन ऑफ द अदर एनिमल्स। किसी दूसरे एनिमल के या दूसरे ऑर्गन के फंक्शन के साथ में वो इंटरफियर नहीं करते हैं। सब अपने अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सबके स्ट्रक्चरल फॉर्म्स एक ही होते हैं, सभी ऑर्गन्स एक ही तरह की सेल से मिलके बने होते हैं, बस केवल उनको क्या होता है, काम अलग अलग तरह से स्पेसिफिक फंक्शन को करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जो आपको सेल्स में देखने को मिलता है। सेल में एक इंपॉर्टेंट बात देखने को और मिलती है कि सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वाइटैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। सेल इस लायक है कि वो अपनी वाइटैलिटी को, अपने जीवन को और अपने इंडिविजुअलिटी को यानी अपने अस्तित्व को बना के रख सके। नो सेल वांट टू डाई, एवरी सेल स्ट्रगल्स टू बी अलाइव एंड कंटिन्यू द लाइफ इटसेल्फ। तो ये इतना जो है, दिस इज व्हाट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, द सेल थ्योरी एंड द डिवीजन ऑफ लेबर।